क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सोनू सेव्स 15% of her income if her income increases by 20% and she still saves the same amount as before, then what is the percentage increase in her expenditure? Correct to one decimal places। देखिए सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दशमलव के एक स्थान तक आपको ये ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ये चीज समझिए कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी या यदि आप कहीं अभी एम्प्लॉय है, आप काम करते हैं, तो जब आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। उस सैलरी में से कुछ पैसा आप खर्च करते हैं और कुछ पैसे की आप बचत करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो दो चीज़ों का सम होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि हमारी जो इनकम होती है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आय होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। यानी कि आय में से हम दो काम कर सकते हैं, उसमें से खर्च कर सकते हैं और उसमें की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकम क्या होती है तो आप कहेंगे सर इनकम इक्वल टू होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसको ही हम हिंदी में कह सकते हैं कि आय जो होती है, आय बराबर होता है खर्च प्लस इसके बराबर बचत के बराबर। खर्च और बचत का जो योग होता है, सम होता है, वो क्या होती है, आय होती है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। अब आपको सोनू की आय पता है कितनी है? नहीं पता है, ठीक है। और बोले उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाती है, तब भी वो समान राशि बचाती है जितना पहले बचा रही थी। तो सबसे पहले आपको सोनू की आय माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सोनू की आय कितनी है, तब तो हम उससे बच पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि सोनू की जो आय है वो कितनी है। तो पहला केस ये है कि हमने बोला कि सोनू की आय 100 है। आय कितनी है? तो हमने बोला कि आय सोनू की 100 है, ठीक है। अब वो बचाती कितना है? तो अगर हम बचत की बात करें कि सोनू की बचत कितनी है, तो 100 का 15% बचाती है, यानी कि 15 रुपए को बचाती है। तो खर्च कितना करती है? तो आप कहेंगे सर खर्च करती है वो 85 रुपए, यानी कि 85। सोनू की आय यदि 100 रुपए है और वो उसका 15% बचाती है, मतलब 15 रुपए खर्च करती है, 85 रुपए 15 रुपए बचाती है, 15% बचाती है तो 15 रुपए बचाती है, तो खर्च कितना करती है? 85 खर्च करती है। अब सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि भाई उसकी जो आय है वो बढ़ जाती है। अब आय बढ़ गई, कितनी बढ़ गई आय? तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब 20% बढ़ने का मतलब उसकी आय 120 हो गई। आय उसकी 120 हो गई, लेकिन वो बचत अभी भी कितनी कर रही है? 15%। तो 120 का 15% निकालना पड़ेगा आपको। अभी भी आय उसकी कितनी है? तो सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, जिसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। तो अब भी वह पहले जितनी ही बचत करती है, मतलब 15% ही बचत करती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 120 का 15% आपको निकालना पड़ेगा। 120 का 15% निकालिए तो आप कहेंगे सर 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 की 18, यानी कि 18 रुपए अब वो बचाती है। पहले जितना ही बचत कर रही है, यानी कि 15% ही बचत कर रही है, तो 18 रुपए अभी वो बचाती है। अब बताइए 120 में से अगर 18 बचाती है तो खर्च कितना कर रही है? तो आप कहेंगे 120 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, यानी कि 102 रुपए को अब खर्च करती है। तो खर्च पहले कितना था? तो आप कहेंगे सर पहले का जो खर्च उसका था वो 85 था और अब कितना हो गया? 102। तो खर्च में कितने की वृद्धि हो गई? तो 85 में से पहले तो आप 15 जोड़िए तो हो जाएगा 100 और 2 जोड़िए तो 17, यानी कि 17 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 17 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया, ठीक है। 17 रुपए अगर उसका खर्चा बढ़ गया तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की उसके खर्च में वृद्धि हुई। आपको बताना है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 17 रुपए की वृद्धि हुई, तो वृद्धि और कमी हमेशा मूल से देखी जाती है। तो यहाँ पर 85 से देखी जाएगी, इंटू क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे।
तो 17 रुपए की क्या हुई इसकी भाई खर्च में। देखिए 85 से 102 यानी कि 17 रुपए खर्च बढ़ गया। खर्च बढ़ना और कम होना हमेशा मूल से देखा जाता है। तो 17 रुपए की क्या हुई भाई उसके खर्च में वृद्धि हुई। तो खर्च इससे 85 से वृद्धि हुई। तो 17 पर क्या कर देंगे 85 5 की तो भाई 20% का आ रहा है आंसर आपका। मतलब उसका खर्चा कितना हो जाता है 20% बढ़ गया। और ये तो दशमलव के एक स्थान तक पूछ रहे थे, ये तो दशमलव के एक स्थान तक पूछ रहे थे। इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब भी वह पहले जितनी ही बचत करती है, मतलब परसेंटेज में नहीं, अब भी वह 15 रुपए की ही बचत करती है। चलो दो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। पहला तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि देखिए इसको हमने कैसे लिया, हमने इसको लिया कि पहले जितनी ही बचत करती है, मतलब पहले 15% बचत कर रही थी तो अभी भी 15% बचत कर रही है। तो 120 का हमने 15% निकाला। तो 120 का 15% निकाला, 5 की 15 और ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से ये 6 बार कैंसिल, 18। यानी कि अभी वो 18 रुपए की बचत कर रही है। तो खर्च कितना कर रही है 102। तो पहले 85 खर्च करती थी, अभी 102, यानी कि उसका खर्चा कितना बढ़ गया भाई। तो 85 15 100 होता है और 2 उसमें जोड़ दीजिए तो यानी कि 70 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया। तो 17 किससे बढ़ा 85 से। तो 17 85 का कितना परसेंट है 20%। तो हमने ये लॉजिक लगा के किया कि भाई पहले जितना परसेंट ही खर्च करती है। तो क्वेश्चन का आंसर इससे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले जितना खर्च करने का मतलब पहले 15 रुपए खर्च करती थी तो अभी भी 15 खर्च करती है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड केस हम दोबारा से बना लेते हैं और आप दो टाइप के क्वेश्चन आपको सीखने के लिए यहाँ से मिल जाएंगे। दो टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे दूसरा केस फिर से बना लेते हैं। तो दूसरा केस फिर से बना लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पर सेकंड केस का मतलब उनका ये है कि आय तो उसकी 120 हो गई, ठीक है, और खर्चा उसका अभी नहीं पता करना है, लेकिन बचत पहले जितनी ही 15 है। तो अगर पहले जितनी ही 15 है तो इसका मतलब अभी जो उसका खर्च है 15 माइनस कर दीजिए यानी कि 105 है। कितना है 105। अब देखिए 85 से 105 हो गया। 85 से अगर 105 हो गया तो कितने की भाई, तो 20 रुपए खर्चा बढ़ गया। तो अब इसके हिसाब से 20 रुपए खर्चा बढ़ा किससे 85 से इंटू क्या कर देंगे 100। तो इसमें आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से ही कटेगा 4 बार, 5 से ही कटेगा 17 बार। तो ये आपका हो जाएगा 400 बटे 17 यानी कि 400 को भाग लगाना है आपको 17 से। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया, 6 60 हो गया, 17 दिया 51 हो गया। तो यहाँ पर आपका 9 बचा। तो दशमलव लग गया तो 90 हो गया। 17 बना 85, 17 बना 85 तो 23.5 इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया। भाई क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, परसेंटेज में वैल्यू बोल रहे हैं कि एज इट इज वैल्यू बोल रहे हैं। अपन ने समझा क्या कि भाई वो परसेंटेज में बोल रहे हैं कि 15% पहले करता था बचत और अभी भी 15%, तो उस हिसाब से अपना आंसर 20% आ रहा है। लेकिन उनके कहने का मतलब ये था क्वेश्चन में कि पहले 15 रुपए बचाता था तो अभी भी 15 रुपए बचाता है। उससे आपका आंसर आ रहा है 23.5 यानी कि ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सीखने के लिए मिल गए, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने दो क्वेश्चन सीखे। तो चलिए ये क्वेश्चन दोनों क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है। द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 इज, इसकी वैल्यू बतानी है कि भाई क्या है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू बतानी है कि इसका मान क्या है। तो केवल आपको वैल्यूज पता होना चाहिए कि tan 30 का मान क्या होता है, cosec 60 का मान क्या होता है। वो वैल्यूज आप इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास है tan 30 cosec 60 फिर आपके पास लिखा है प्लस tan 60 और sec 30 और इस पूरे के अपॉन में क्या है, इस पूरे के अपॉन में लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस 4 cot स्क्वायर 45
स्क्वायर 60। तो देखिए सिंपल है, आप केवल वैल्यूज रखनी है। तो tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान आप कहेंगे सर 1/√3 होता है इनटू, अगर हम बात करें cosec 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का मान याद होना चाहिए आपको, √3/2 होता है, तो उसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। ये कितना होता है? 2/√3 होता है, प्लस tan 60 का मान ये √3 होता है इनटू sec 30 की बात करें तो cos 30 का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे cos 30 का मान सर √3/2 होता है, तो sec 30 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 का मान कितना हो जाता है? cos 30 का मान √3/2 होता है, तो 2/√3 ये हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके पूरे के अपॉन में क्या है? तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cot 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 45 का यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। sec 60 का मान की अगर बात करें तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो sec 60 का मान कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए आप ऊपर तो क्या हो गया आपका 2/3, ऊपर क्या हो जाएगा? 2/3, 2 का मल्टीप्लाई √3 से √3 कैंसिल, तो प्लस में कितना हो गया? 2। इस पूरे के अपॉन में 1/4, और ये देखिए ये भी 4 आएगा प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल, तो 1/4 ही आ गया। तो नीचे फाइनली आपका क्या बच रहा है? 1/4 बच रहा है। नीचे आपका क्या बच रहा है? फाइनली 1/4 बच रहा है। आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो तो 8, 8 बटे कितना हो जाएगा? 3, और बटे में कितना है? 1/4। तो आप क्या कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 से बटे में कितना? 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 32 बटे में कितना? 3, 32/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई? 32/3, तो 32/3 ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैल्यूज पता है तो तुरंत कर लेंगे, वरना आपको पता है समय लगेगा। ठीक है, तो वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? देखिए यहाँ लिखा है 5 sin square theta plus 14 cos theta is equal to 30, where theta is greater than 0 and less than 90, then what is the value of sec theta plus cot theta upon cosec theta plus tan theta? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 5 sin square theta plus 14 cos theta बराबर 13 हो, जहाँ थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो आपको sec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है कि भाई क्या होगा। तो देखिए आप या तो एक चीज कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करा है, एक कोई ऐसी वैल्यू रखें जो 13 पर आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर दे, यहाँ पर आप सेटिस्फाई करा लें वैल्यूज। तो देखिए आप ऐसा काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 13 करना है तो ये अगर प्लस का 14 आपको मिल जाए, तो थीटा बराबर आप 0 कर दीजिए, लेकिन 0 करेंगे तो 0 ये 14 तो 14 के बराबर आएगा, तो यहाँ पर मुश्किल होगा थोड़ा सा आपको वैल्यू सेटिस्फाई कराना। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा प्रोसेस से करते हैं। इसका तरीका क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको लिखा है 5, आपको लिखा है 5 sin स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल टू में कितना दिया है? 30। ये आपको वैल्यू दी है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आप यहाँ पर इस पूरे टर्म को cos में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस 14, ये आपका कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू में कितना है? 30। ठीक, तो इससे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और वहां से आप cos का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये आपका हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल टू कितना? 30। इस पूरे को इस तरफ अगर आप ले जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा। अब 5 माइनस होगा 13 में से, तो प्लस का 8 बचेगा इक्वल टू कितना? 0। अब आपको क्या करना है? 5 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो 8 5 40, तो आपको 14 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या मिले, आपको 14 मिले, लेकिन गुणा करने पर आपको 40 मिले। तो 10 चौक 40 होता है। तो बहुत आसानी से टूट गई है। 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा और माइनस 4 cos थीटा और प्लस का कितना 8 बराबर में कितना 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, तो आप कहिए सर 5 cos थीटा आप कॉमन ले लीजिए। 5 cos थीटा कॉमन लिया तो ये क्या बचा cos थीटा माइनस 2। यहाँ से आप कितना कॉमन ले लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए माइनस का, तो माइनस का 4 कॉमन लिया तो cos थीटा और माइनस का कितना हो गया 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहिए सर cos थीटा माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बचेगा 5 cos थीटा माइनस का कितना 4 इक्वल टू में कितना 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास दो वैल्यूज निकलेंगी। अब यहाँ से cos थीटा की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो एक तो cos थीटा आपको किसके बराबर आएगा, यहाँ पर 0 करेंगे तो cos थीटा यहाँ से आपको मिलेगा 2 के बराबर, ठीक है। और एक cos थीटा क्या मिलेगा माइनस यानी कि 4/5 के बराबर। तो अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, cos थीटा की दो वैल्यूज निकली, एक तो 2 और एक कितनी 4/5। अब इन्होंने बोला है कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, 0 से 1 के बीच में वैरी करती है, यानी कि पहला वाला जो वैल्यू वो हम ले सकते हैं। तो cos थीटा आपको कितना लेना है यहाँ पर 4/5। तो अगर cos थीटा आप कितना लेते हैं यहाँ पर 4/5 लेते हैं, तो अब आप क्या कर दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। अब आपको निकालना क्या है sec थीटा प्लस cot थीटा। तो हम बात करते हैं जो हमें निकालनी है उस चीज की। तो देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पर निकालना है भाई cos sec थीटा। तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख दें। sec थीटा क्या होता है, देखिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cos का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है, प्लस cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, देखिए cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। ये ऊपर 4/3 हो गया। अब नीचे क्या दिया cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/3। और फिर प्लस tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब/आधा 3/4। सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 5 3 15 और 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा 31/12। तो ये ऊपर तो आपका कितना हो गया 31/12, 31/12 हो गया। नीचे देखिए 5 चौको 20 3 त्रिका 9, तो ये आपका कितना 29 कितना हो गया 12। तो 12 से 12 कैंसिल, तो आपका फाइनली आंसर आया 31/29, 31/29। 31/29 आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, यानी कि 31/29 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस प्रकार आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट आप वैल्यूज रख लीजिए। इसके बाद जब आपने पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ से आप जानते हैं sec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि कर्ण/आधार। तो वो वैल्यूज रखते जाइए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। चलिए आई थिंक बात आप तक पहुंच गई है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 chairs for ₹15,400. He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is 2,080, what is the cost price of 3 chairs? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मेजें और 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है। वह मेजों को 10% लाभ पर बेचता है एवं कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपए होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 मेजें हैं, टेबल्स हैं और 9 चेयर्स हैं। तो 5 तो क्या है आपके पास टेबल्स हैं और 9 क्या है चेयर्स हैं, ठीक है। अब टेबल्स को
यानी कि आपने कितने पर 10% के प्रॉफिट पर बेचा। तो इन पर तो आप ले रहे हैं 5 टेबल्स पर 10% का प्रॉफिट और चेयर्स पर ले रहे हैं कितना 20% का प्रॉफिट। और खरीदी आपने कितना था, इन सबका कॉस्ट प्राइस कितना था, इन सभी का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो आप कहेंगे सर इन सबका क्रय मूल्य जो था यानी कि 5 टेबल और 9 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य था वो आपका 15,400 रुपये था। वो कितना था 15,400 रुपये था। अब आप एक चीज बताइए कि आपने टेबलों पर 10% का लाभ लिया और कुर्सियों पर आपने 20% का लाभ लिया, लेकिन पूरे पर आपको कितने रुपए का लाभ मिला। तो पूरे पर जो लाभ मिला वो लाभ यहाँ पर क्लियर रूप से दिया हुआ है कि पूरे पर लाभ आपको 2,080 रुपए का मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि 2,080 रुपए का लाभ मिला। तो ओवरऑल पर हमें कितना लाभ परसेंट बना। तो हम पूरे का टोटल का लाभ परसेंट अगर की बात करें कि टोटल लाभ परसेंट हमें कितने का हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो 2,080 का लाभ आपको कितने रुपए पर हुआ। तो आप कहेंगे सर 15,400 रुपए पर हुआ। इनटू क्या कर दीजिए 100। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, भले ही आपने टेबलों को 10% के लाभ पर बेचा, कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेचा, लेकिन ओवरऑल पर आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ उसकी बात हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल की अगर बात करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये नीचे आपका कितना आ रहा है, तो हम इसको काटते हैं 4 से। तो 4 3 12, 4 3 12, 3 बचे हैं नहीं कट रहा है, 2 से काट दीजिए। तो 2 से काट देते हैं। ठीक है, इसको किससे काट देते हैं 2 से काट देते हैं। तो चलिए इसको 2 से काट दीजिए। 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। तो उसे आप काटेंगे 2 एकम 2, फिर ये 0, 2 चौको 8 और ये 0। ठीक, इसके बाद 104 आ गया। 13 नंबर 13 104 होता है, 13 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है कि 7 एकम 7 3 नहीं कट रहा है। तो ये कटने की पॉसिबिलिटी तो यहाँ खत्म हो गई। तो यार दिसंबर में वैल्यू आएगी तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे इजीली। कैसे करेंगे हम आप ये देखिए, यानी कि आपको जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो 1040/77 का होगा। 1040/77 का परसेंट प्रॉफिट हो रहा है आपको ओवरऑल पर। ठीक है, तो यहाँ आप एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आपने टेबल पर 10% का लाभ कमाया, कुर्सियों पर आपने 20% का लाभ कमाया, लेकिन आपको ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है, सबको मिलाकर 1040/77% का लाभ हो। ठीक है, 1040/77%, 1040/77% का आपको ओवरऑल पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा। तो अब आप क्या करिए यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले इस डेटा को आपको इजी करना पड़ेगा। तो इस पूरे में हम क्या कर रहे हैं 77 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस पूरे में हम क्या कर रहे हैं 77 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी हो जाए एलिगेशन लगाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे अपन इसकी 5 टेबल की और 9 चेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 770% हो जाएगा। या 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1540 हो जाएगा। 77 यानी कि 77 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1040 हो जाएगा। अब आप एलिगेशन यहाँ पर लगाएंगे जब, तो देखिए 1040 में से 770 माइनस करना है आपको। तो 0 में से 0 गया तो आप कहेंगे सर 0, 14 में से 7 गया तो आप कहेंगे सर 7। ठीक है, 8 गया 10 में से तो आप कहेंगे सर 2। कितना बचा, तो आप कहेंगे सर ये 270 बचा। चलिए एक बार आप क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। 770 आपने माइनस कर दिया तो ये आपका 0, 14 में से 7 गया 7, 8 जाएगा 10 में से तो 2, 270 ही आ रहा है। अब देखिए 1540 में से 1040 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 500 बचा। कितना बचा 500। अनुपात बना लीजिए, तो अनुपात बना लिया भाई। ये किसका अनुपात आएगा, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। लाभ से यदि आप निकालते हैं तो क्रय मूल्यों का अनुपात आ जाएगा कि भाई 5 टेबल और 9 कुर्सी आपने टोटल कितने रुपए में खरीदी। तो यहाँ से देखिए ये 27 और 54, 50 और 54 का अनुपात आ रहा है, किसी और नंबर से कटने नहीं, 27 का अनुपात आ रहा है, 50 और 27 का अनुपात आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 टेबल आपने अगर 50 रुपए में खरीदी तो 9 कुर्सियाँ आपने 27 रुपए में खरीदी। तो ओवरऑल आपने कितने में खरीदी, अगर हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल आपने कितने में खरीदी, तो अब आप देखिए यहाँ पर ओवरऑल की बात करते हैं। तो आपने ओवरऑल कितने में खरीदी, तो इन दोनों का सम कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 77 में खरीदी। कितने में खरीदी 77 में। तो 77 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 77 की वैल्यू
15,400 के बराबर। तो 77 दूनी अभी हमने काटा था 154 होता है, तो ये कितना, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 200 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपने 200 के बराबर निकाल ली, तो आपसे पूछा क्या गया है 3 कुर्सियों का क्रम। तो आप पहले तो क्या करिए, 3 कुर्सियों की बात कर रहे हैं, यानी कि चेयर्स की बात कर रहे हैं, 3 कुर्सियों की बात कर रहे हैं, यानी कि 9 कुर्सियों का निकाल लीजिए पहले। 9 कुर्सियों का कितना है, 27 है, तो 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 कुर्सियों का क्रम 27 दूनी 54, यानी कि 5,400 आ गया, ये 9 कुर्सियों का आ गया। तो आप इसमें 9 से भाग लगा दीजिए, तो 1 कुर्सी का आ जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 कुर्सियों का हो जाएगा। तो 3 करके 9, तो 3 से ही कटेगा, 18 के 54 यानी कि 1800, कितना आ जाएगा 1800। तो आपके 3 कुर्सियों का, 3 चेयर्स का क्रम कितना है, 1800 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है 1800, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया है। तो काफी आसानी से आप एलिगेशन का इस्तेमाल करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। डेटा जहां आपका एलिगेशन में टफ पड़े तो वहां एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको खत्म करिए, ठीक है, नहीं तो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।